मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा द्वादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में नमक पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनें। पहले इसका मैं प्रतिपाद्य बता रहा हूं। नमक कहानी। भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उसके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेनामी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अब इस पाठ का सारांश है। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहाँ एक सिख बीबी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफिया की माँ की तरह थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। उनका वतन तो जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। वह लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की। मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया तथा व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया और बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज़ को शालीनता से ले जाना चाहती थी। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी और भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की। सारा सामान सूटकेस व बिस्तरबंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य व माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी।
शायद फिर वह न आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी तथा उसने सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम के इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा। लाहौर अभी तक उसका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसे भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व गालियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने व अमृतसर शुरू होने के पता नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया और 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसने पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने एक किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े और नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफिया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया है। उसने अपने वतन की डाब की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। और यही कहानी समाप्त हो जाती है। अब इस पाठ का जो शेष प्रश्नोत्तर है अगली कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।